एक महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और मर्द के झांसे में आ जाती है और वह थोड़ा पैसा वाला होता है और वह महिला उसी के साथ जाकर रहने लगती है। लेकिन वह व्यक्ति जिसके साथ वह महिला जाकर रह रही थी, वह व्यक्ति शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी को उस महिला से काफी ज्यादा एतराज होता है और एक दिन वह व्यक्ति का जो अपना पत्नी होती है वह प्लानिंग बनाती है और कुछ लड़कों को लेती है और जो उसके पति जिससे प्यार किया करता था उस महिला को एक सड़क के किनारे मारकर वहीं फेंक देती है। ना कि उस महिला को मारती है, उस महिला के एक 5 साल के बच्ची भी होती है, उसको भी मार देती है। दोनों को मारने के बाद ये अपने घर में जाकर नॉर्मल से रहने लगती है। हाँ, तो पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो हर रोज आप तक पहुंचता रहे। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत नायक। यूपी में एक जगह लगता है हसनगंज और हसनगंज में एक गांव लगता है तालासराय। वहां सुबह का वक्त था। सर्विस रोड पर लोग जब सुबह में टहलने के लिए और कुछ काम के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि वही रोड में 2 लाश पड़ा हुआ है और लाश देखने के बाद यह पता लग रहा था कि एक का उम्र 25 से 30 वर्ष होगा और एक जो बच्ची थी उसका उम्र 5 से 7 साल। तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उस बॉडी के पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है, लेकिन उस महिला के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। वह महिला के पास से एक पर्स मिला था जिस पर्स में एक ज्वेलरी की खरीदारी की थी उसका विजिटिंग कार्ड मिलता है और उसे पुलिस रख लेती है। इस महिला और बच्ची का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस तस्वीर के माध्यम से, इस महिला और बच्चे का तस्वीर के माध्यम से आसपास के गांव में पुलिस पता करती है कि यह महिला कहाँ के है। लेकिन वहां जो हसनगंज थाना होता है वहां हर एक गांव में जाकर पुलिस पता करती है, लेकिन वह महिला और बच्चे का कोई पता नहीं चल पाता है कि वह महिला और बच्ची यही है। फिर पुलिस सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है, फेसबुक पे डालती है इस महिला और बच्चे का तस्वीर, लेकिन इससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर पुलिस उस जो विजिटिंग कार्ड था तलाश करती है कि जो विजिटिंग कार्ड है वह कौन दुकान के है और वह महिला वही दुकान से खरीदारी की है तो शायद वह व्यक्ति इस महिला को जानता हो। छानबीन करते करते पुलिस को पता चल जाता है कि यह दुकान कहाँ है। दुकान पहुंचने के बाद वहां दुकानदार से पुलिस पूछती है कि यह महिला को आप जानते हैं क्या, लेकिन वह दुकानदार उस महिला को शुरुआत में पहचानने से इनकार कर जाता है। लेकिन जब पुलिस दोबारा पूछती है कि आपका दुकान से यह खरीदारी की है और अभी कुछ दिन पहले ही खरीदारी की है, तो वह जो दुकानदार था वह दोबारा से जब महिला का तस्वीर गौर से देखता है तो बताता है कि हाँ साहब, हम तो इसे जानते हैं और इसका घर वाले पति का भी नंबर है हमारे पास। उसके बाद वह दुकानदार पुलिस को नंबर देता है और पुलिस उस नंबर पे कॉल लगाती है। वह जो नंबर था ये महिला का पति का होता है। मरने वाली महिला का नाम रोशनी होता है और जो बच्ची थी उसका नाम दिव्या होता है। ये दोनों माँ बेटी थी। पुलिस उस नंबर पे फोन लगाती है और बात करती है। तो डायरेक्ट जब नंबर लगाती है पुलिस तो उसका पति फोन उठाता है। उठाने के बाद इधर से पुलिस बोलती है कि एक महिला का लाश मिला है और उस लाश के पास से जो विजिटिंग कार्ड मिला था उस विजिटिंग कार्ड से के माध्यम से जब हम पता किए तो नाम सामने आया है और यह महिला का आपके साथ कोई लिंक रहा होगा। वह व्यक्ति बोलता है कि आप उस महिला का तस्वीर भेजिए। पुलिस इधर से वह महिला का तस्वीर भेजती है तो वह व्यक्ति बताता है कि हाँ, यह मेरी पत्नी है थी और ये मेरी बच्ची थी। पुलिस तुरंत ही उस व्यक्ति को अपने पुलिस स्टेशन बुलाती है। वह व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति का नाम छोटू तिवारी होता है। आने के बाद पुलिस बताती है कि यह जो महिला है वह सड़क किनारे मिली थी, इसका कोई मर्डर कर दिया है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, लेकिन बॉडी पोस्टमार्टम घर में ही रखा था। पुलिस उस व्यक्ति को लेकर, छोटू तिवारी को लेकर पोस्टमार्टम घर में उस रोशनी और दिव्या का बॉडी को दिखाती है। वह जो छोटू तिवारी होता है वह रोने लगता है। उसके बाद बॉडी को वही छोटू तिवारी को पुलिस दे देती है। छोटू तिवारी जो होता है वह बॉडी का अंतिम संस्कार रीति रिवाज से करता है।
अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस वही छोटू तिवारी के गांव पहुंच जाती है, हरदोई। हरदोई पहुंचने के बाद वहां गांव वालों से भी पुलिस पूछताछ करती है और इस छोटू तिवारी से भी पूछताछ करती है। तो पुलिस पूछती है छोटू तिवारी से कि आपकी जो पत्नी है वह वहां कैसे गई थी और इसको मारने वाला कौन है, आपको किसी पर शक है तो हमें जरूर बताएं। छोटू तिवारी जब एक शब्द बोलता है तो पुलिस यह शब्द सुनकर चौंक जाती है। छोटू तिवारी बोलता है कि साहब ये तो मेरी पत्नी है, लेकिन कई वर्ष से हमारा इसका कोई संबंध नहीं है, हमें ये छोड़कर कहीं दूसरे जगह चली गई थी रहने के लिए। जब पुलिस यह बात सुनती है तो पुलिस के भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। फिर गांव वालों से पुलिस पूछती है तो गांव वाले भी यही बताते हैं कि हाँ साहब, इसकी पत्नी तो इसे कई वर्ष पहले ही छोड़कर चली गई। अब पुलिस को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना था। फिर पुलिस उस जो रोशनी थी उसका मोबाइल पता करती है, मोबाइल से कॉल डिटेल चेक करने लगती है। तो कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आता है जिससे लगातार जो रोशनी है वह घंटों घंटों बात किया करती है, हर रोज उस व्यक्ति से बात होता। रोशनी फिर पुलिस उस नंबर का डिटेल चेक करती है तो वह जो नंबर होता है वह एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर होता है, जिस व्यक्ति का नाम मोनू मौर्य होता है। वह व्यक्ति को पुलिस फोन करती है और उसके गांव जाती है पुलिस। वहां जाने के बाद मोनू मौर्य को पुलिस स्टेशन उठाकर लाती है और उसे पुलिस पूछती है कि जो रोशनी है उसे किसने मारा। सबसे पहले मोनू मौर्य बात सुनता है तो चौंक जाता है, बोलता है कि रोशनी क्या मर गई है। पुलिस बोलती है कि हाँ, रोशनी मर गई है और उसका पति अंतिम संस्कार भी कर दिया है। मोनू मौर्य भी काफी ज्यादा दुखी होता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि इसे मारने में किसका हाथ है। मोनू मौर्य बताता है कि साहब, हम रोशनी के साथ रहा करते थे, लेकिन रोशनी को हम नहीं मारे हैं, रोशनी को हम काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। पुलिस को यहाँ पर भी काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना था। कई बार लगातार मोनू मौर्य से पूछने के बाद मोनू मौर्य बताता है कि साहब, हम रोशनी को नहीं मारे हैं। जब पुलिस पूछती है कि तुम्हारा नंबर से लास्ट रोशनी का बात हुआ है और उसके बाद कोई दूसरा नंबर से बात नहीं हुआ है रोशनी का, मोनू मौर्य भी चौंक जाता है कि लास्ट कॉल हमारा रोशनी से कब हुआ। जब मोनू मौर्य को टाइमिंग बताया जाता है तो मोनू मौर्य बताता है कि साहब, हम तो इस वक्त में रोशनी से बात नहीं किए थे। अब मोनू मौर्य ही बोलता है कि साहब, उस वक्त शायद मैं नहा रहा होऊंगा और मेरा जो फोन है इधर उधर घर में ही होगा, अगर ये बात हुआ होगा तो मेरा घर से हुआ होगा। मोनू मौर्य बताता है कि हमें अपना पत्नी पे शक है। पुलिस जाती है और उसके पत्नी को उठाकर पुलिस स्टेशन लेके आती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उसकी पत्नी का नाम ज्योति मौर्य होता है। उसकी पत्नी तो शुरुआत में इधर उधर का कहानी सुनाती है, लेकिन जब पुलिस शक्ति दिखाती है तो जो ज्योति मौर्य होती है वह उतना टैलेंट नहीं होती है, वह टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है, साहब, जब से हमारे पति के लाइफ में वह रोशनी आई थी तब से हम दोनों के बीच दरार सा बन गया था और अब हम दोनों का तलाक का हालत बन गया था और काफी ज्यादा इस वजह से हमें रोशनी से गुस्सा रहता था। और एक दिन हम कुछ लोगों की मदद से रोशनी को मारने का प्लान बनाए और जब मेरा पति सुबह में फ्रेश हो रहे थे उसी वक्त अपने पति के मोबाइल से रोशनी को फोन करते हैं और बोलते हैं कि ये जो मोनू मौर्य है वह बीमार है, तुम्हें लेने के लिए मैं आ रहा हूं और हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चलेंगे। उसके बाद रोशनी तैयार होती है और ज्योति मौर्य उसे लेने के लिए उसके घर पे जाती है और रोशनी को उठाती है ज्योति मौर्य, उसका ड्राइवर, और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते के बीच में ही एक सुनसान जगह पे गाड़ी को रोकते हैं और ये जो ज्योति मौर्य होती है उसका ड्राइवर होता है वह निरंकार होता है। ये दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उसके बाद 3 लोग और आते हैं जिनका कल्लू और प्रिंस और एक व्यक्ति और था और यह चारों पांचों मिलकर रोशनी को पहले मारते हैं गला दबाकर। उसके बाद उसके 5 साल के बच्ची जिसका नाम दिव्या होता है उसको मारते हैं, लाश को वहीं छोड़कर वहां से चल देते हैं। उसके बाद जब पुलिस यह सारी कहानी सुनती तो पुलिस को भी एक बार लगता है कि क्या महिला जो है वह अपने में खुशी ना ढूंढकर किसी दूसरे में खुशी ढूंढती है और महिला कहीं ना कहीं कभी कभी जानती है कि इसका अंजाम बुरा होगा, न हम राह के रहेंगे न घाट के, लेकिन फिर भी गलत कदम उठाती है। शायद रोशनी अपना पहला पति के साथ ही अच्छे संबंध में रहती, अच्छे व्यवहार में रहती,
तो आज रोशनी इस दुनिया में जिंदा होती। रोशनी तो रोशनी, उसका उम्र काफी ज्यादा कट गया था और वो लेकिन जो दिव्या होती है अभी 5 साल की थी, अभी उसने दुनिया देखी भी नहीं थी, सही से अपना पाँव पे चलना भी नहीं सीखी थी, स्कूल भी नहीं गई थी, लेकिन इस अपनी माँ की वजह से उसे भी इस दुनिया से अलविदा होना पड़ा। इस कहानी सुनाकर किसी को दिल दुखाना नहीं है, बस सबको जागरूक करना है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।